Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss the kinetics of zero order reaction. Zero order reaction की जो kinetics है बेटा वो थोड़ा different है as compared to first order kinetics, second order kinetics और third order kinetics. अक्सर zero order reaction को समझने में students को मसला होता है, तो आज के इस लेक्चर में जीरो ऑर्डर रिएक्शन को और इससे रिलेटेड इंटीग्रेटेड इक्वेशंस को, इसकी हाफ लाइफ को और जो ग्राफ जो नेसेसरी आपको बनाना पड़ते हैं उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपने लेक्चर का स्टार्ट डेफिनेशन से करते हैं। आपके सामने मैंने लिखी हुई है, क्या है जी आपके पास, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इन विच वेलोसिटी और रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज। ठीक है, आसान लफ्जों में बताता हूँ आपको इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। मैंने पढ़ ली कि ऐसा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के जिसमें रिएक्शन की वेलोसिटी मतलब स्पीड या उसका रेट जो है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी पे डिपेंड नहीं करता। जिस तरह आपने फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर में पढ़ा था, वहां पर आपके पास कंसंट्रेशन के ऊपर जो रेट था या वेलोसिटी थी वो डिपेंड कर रही थी, लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में जो रिएक्शन की वेलोसिटी है या स्पीड या रेट है वो रिएक्टिंग स्पीशी की कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ठीक है, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, अगर ये कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करता आपके पास, तो फिर ये कौन सी चीज़ों पे डिपेंड करता है? तो असल में बेटा ये कुछ और फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। आपके पास कुछ और फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपके पास इस रिएक्शन की जो काइनेटिक्स है वो डिपेंड करती है। तो वो कौन से आपके पास, फॉर एग्जाम्पल वो आपके पास हो सकते हैं जी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन हो सकती है। ठीक है, मतलब जो फोटोकेमिकल रिएक्शन है आपके पास, फोटोकेमिकल रिएक्शन, डिफरेंट रिएक्शन जो है वो इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहे होते हैं आपके पास। ठीक है, तो वो उसकी इंटेंसिटी पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल आपके पास है जी क्या जी, फॉर्मेशन ऑफ HCl to HCl। ठीक है, इट occurs in the presence of light। ठीक है, तो इसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है आपके पास। ठीक है, इसकी कितनी अवेलेबिलिटी आपके पास, उतना ही आपके पास ये रिएक्शन जो है वो प्रोसीड करेगा और प्रोडक्ट को बनाएगा। इसी तरह से बेटे आपके पास क्या है जी, डिकम्पोजिशन ऑफ HI gives us H2 plus I2। ठीक है, ये भी आपके पास इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा होता है। तो ये रिएक्शन भी जो है, इसकी काइनेटिक्स, इसकी जो रेट है, इसकी जो वेलोसिटी है, वो भी अवेलेबिलिटी या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड करेगा, न कि ऑन द अमाउंट ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी के ऊपर। ठीक है, तो ये फर्स्ट केस था कि इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन के ऊपर डिपेंड कर सकता है आपके पास। ठीक है, दूसरा क्या हो सकता है आपके पास बेटा, दूसरा हो सकता है कि ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। बाद रिएक्शन ऐसे जो आपके पास कैटालाइज रिएक्शन, आपके पास स्पेसिफिक कैटालिस्ट मौजूद होगा आपके पास, तो तब वो रिएक्शन हो रहे होते हैं आपके पास। ठीक है बेटा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड सरफेस कैटलिस्ट, जिसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है आपके पास, जिस सरफेस के ऊपर, वो कितना अवेलेबल है आपके पास बेटे, ये जो है काइनेटिक्स को या आपके पास वेलोसिटी को, रेट को जो है वो इफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है जी, आपके पास है बेटा डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड है इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट प्लैटिनम वायर की मौजूदगी में आपके पास ही होता है। इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2N2 plus O2। ठीक है, दूसरा क्या है आपके पास, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया है, गिव्स अस 2NH3। ठीक है, ये भी आपके पास आयरन या Pt की प्रेजेंस में होता है ये रिएक्शन आपके पास। अवेलेबिलिटी ऑफ प्लैटिनम, ये सरफेस कितनी अवेलेबिलिटी आपके पास। ठीक है, तो ये काइनेटिक्स को, ये वेलोसिटी को या रेट को इफेक्ट करेगा आपके पास। ठीक है, नो मैटर कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज क्या है। ठीक है, अवेलेबल जो सरफेस है आपके पास जिसके ऊपर रिएक्शन ने होना है, ठीक है, वो आपके पास रिएक्शन के ऑर्डर, सॉरी रिएक्शन के रेट या वेलोसिटी को सर्टेन करेगा आपके पास। ठीक है, आपको पता है कि जो हैबल्स प्रोसेस के अंदर आप देखते हैं N2 plus 3H2। ठीक है, जिसमें आपके पास कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ये जो रिएक्टिंग स्पीशीज हैं ये फर्स्ट एडजॉर्ब होती हैं, फिर जो प्रीवियस
बॉन्ड्स होते हैं आपके पास वो टूटते हैं और फिर आपके पास न्यू बॉन्ड्स जो हैं वो बन रहे होते हैं आपके पास, ठीक है बेटा। तो जितना ये सरफेस के ऊपर ये मॉलिक्यूल जाके एडजॉर्ब होंगे आपके पास, ठीक है, जितना सरफेस अवेलेबल होगा फॉर एडजॉर्प्शन उतना ही आपके पास रिएक्शन जो है वो तेजी से होगा। तो असल में किस पर डिपेंड कर रहे हैं आपके पास जी, ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉलिड सरफेस कैटलिस्ट, न कि ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज, जैसा कि आप दूसरे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ रहे थे। इसी तरह से एक और केस भी हो सकता है कि आप किसी एक सॉल्वेंट किसी एक रिएक्टिंग स्पीशी को जो है वो एक्सेस में ले लें, लार्ज एक्सेस में ले लें। फॉर एग्जांपल आपके पास है जी हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट है आपके पास, ठीक है, इसको आप हाइड्रोलाइज कराएं, ठीक है बेटा, तो क्या बनेगा आपके पास बनेगा एसिटिक एसिड बनेगा, प्लस आपके पास बनेगा जी मेथनॉल बनेगा, ठीक है। आप इसे लार्ज एक्सेस में ले लें। तो अब जो रिएक्शन का आपके पास बेटा जो ऑर्डर है, जो रेट है आपके पास, वो इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, इसके ऊपर आपके पास डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ तीन आपके पास में सिचुएशंस रखी जिसमें आप कह सकते हैं कि जो रिएक्शन है उसकी जो वेलोसिटी है या रेट है आपके पास, वो बजाय ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी के ऊपर डिपेंड करने के जो कंडीशंस हैं, नेसेसरी कंडीशन हैं जिनकी मौजूदगी में आपके पास ये रिएक्शंस हो रहे होते हैं आपके पास, उन पे डिपेंड करता है। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस फॉल इन द कैटेगरी ऑफ जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, ठीक है। अच्छा, अब बेटे इसी वजह से आप देखें जिस वक्त भी हम रेट एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, इनमें से आप किसी भी रिएक्शन के ऊपर के लिए रेट एक्सप्रेशन लिखें तो आप क्या लिखते होते हैं कि भाई जो रेट है आपके पास इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर, या आप रेट एक्सप्रेशन लिखें कि इज इक्वल टू इट इज प्रोपोर्शनल टू द जीरोथ पावर ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। क्यों? इसके ऊपर आपके पास ये डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये कुछ मैंने इंट्रो दिया और डेफिनेशन को समझाने की कोशिश की आपके पास एग्जांपल्स के साथ कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन किस तरह का हो सकता है। मजीद आगे बेटा हम प्रोसीड करते हैं आपके पास, ठीक है, एक्सप्लेनेशन में जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। लेट्स से मेरे पास कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें ए रिएक्टेंट है चेंजेस टू फॉर्म द प्रोडक्ट। जिस वक्त टाइम t जीरो था उस वक्त आपके पास ए की कंसंट्रेशन जो थी वो इनिशियल कंसंट्रेशन थी, याद रखें आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, और ए नॉट मैंने लिखा हुआ है, ए नॉट रिप्रेजेंट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। उस वक्त प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी नहीं थी। आफ्टर टाइम टी इनिशियल कंसंट्रेशन में चेंज आया आपके पास, ठीक है, तो उस कंसंट्रेशन को मैंने ए टी लिख दिया। कुछ रिएक्टेंट्स जो थे वो किस में चेंज हो गए बेटा? प्रोडक्ट में चले गए आपके पास। आप रेट लॉ को अप्लाई करें तो रेट लॉ क्या कहता है कि जो आपके पास रेट ऑफ द रिएक्शन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशी। या मैं इसको एक और सेंस में लिखूं, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाऊं, इक्वालिटी को लाऊं, और अगर आपके पास x जो है इट इज एक्चुअली द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट डिसअपीयर्स, ठीक है, x जो है लेट x इज द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट ए दैट डिसअपीयर्स विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, सॉरी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट इक्वल्स टू k द रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और क्या है ये आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी। इसकी पावर मैंने क्या ली है जीरो, क्यों कि आपके पास हम डिस्कस कर रहे हैं किसको जी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को। इसी तरह से आगे देखें बेटा आपके पास तो मैंने क्या लिखा है इसको जी, फिर देखें तो ये क्या हो गया डी ए बाई डी टी के, तो एक्स पावर जीरो क्या हो गया आपके पास जी, ये 1 हो गया आपके पास, ठीक है। तो माइनस साइन मैंने डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। आप इस इक्वेशन को और थोड़ा बना सकते हैं, कैसे कि ये माइनस है, दोनों तरफ आप माइनस के साइन को मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा जी, प्लस डी अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस के। आप इस इक्वेशन को इस सूरत में भी लिख सकते हैं। मजीद आगे बेटा इस इक्वेशन को मैं इंटीग्रेशन पे डालता हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं आपके पास जी। देखें मैंने दोबारा से इस इक्वेशन को लिखा है, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं जी अंडर द लिमिट्स ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टिंग स्पीशी एंड द कंसंट्रेशन आफ्टर टाइम टी, ठीक है बेटा। डी ए इज इक्वल टू व्हाट जी, माइनस के, मैंने के को बाहर रखा इंटीग्रेशन से, कांस्टेंट है आपके पास जी, टाइम के लिए भी मैंने लिमिट्स लगा दी जीरो और टी आपके पास, ठीक है जी, डी टी। आप इसे सॉल्व करें तो अपर लिमिट आपके पास ए टी है, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट आपके पास क्या है जी, ए नॉट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इस इंटीग्रल को सॉल्व करें तो आपके पास क्या है जी, माइनस के टी आ गया जी, ठीक हो गया। अच्छा
मजीद आगे लेके जाएं बेटा तो आप देखें क्या है जी, ये जो आपके पास, अच्छा सेम इक्वेशन ए टी माइनस ए नॉट इज इक्वल टू माइनस के टी, ये जो इक्वेशन है इसे आप एक और शक्ल में ला सकते हैं। कैसे जी, ए टी इधर रखा है इसको, ठीक है, आगे क्या था, ये माइनस के टी अपनी जगह पर, इस माइनस ए नॉट को इस तरफ लेके चले जाएं, आपके पास ये प्लस हो जाएगा। नाउ दीज इक्वेशन एडॉप्ट अनदर फॉर्म, ठीक है, ये दूसरी शक्ल में आ जाती हैं, और ये किस शक्ल को अडॉप्ट कर देती हैं, आपके पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जिस तरह आपने पिछले ऑर्डर्स में पढ़ा था आपके पास। अब आप इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप जीरो ऑर्डर के लिए एक प्लॉट जो है वो एक जो ग्राफ है वो कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसे प्लॉट कर सकते हैं। कैसे? बाय प्लॉटिंग द ए टी ऑन वाई एक्सिस वर्सेस टाइम टी ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, इसे आप प्लॉट करें बेटा, ठीक, इससे क्या होगा, आपको एक नेगेटिव स्लोप मिलेगी माइनस के विद वाई इंटरसेप्ट ए नॉट, ठीक है। इस किस्म का जो ग्राफ है आपके पास वो जस्टिफाई कर रहा है किसको जी, सेकंड ऑर्डर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स की इस इक्वेशन को, ठीक है बेटा। तो मैं इसको कर देता हूं, कैसे जी, फॉर एग्जाम्पल जिस वक्त टाइम टी आपके पास क्या था, जीरो था आपके पास, तो आप इसे जीरो कोट करें, टी इज इक्वल टू जीरो, तो आप देखें जी ए टी जो है वो क्या था आपके पास, ये जीरो हो गया सारा कुछ, तो आपके पास ये क्या है जी, ए नॉट, दिस इज वाई इंटरसेप्ट, यहाँ पे मैंने रखा, ठीक है। शुरू में आपके पास इनिशियल कंसंट्रेशन मैक्सिमम होती है, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये क्या करेगा जी, डिक्रीज करेगा। आप देखें तो आपको क्या मिल रही है जी, एक नेगेटिव स्लोप मिल रही है, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है बेटा आपके पास, माइनस के है, ठीक है। आपको पता है स्लोप क्या होता है, चेंज इन एक्स वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन वाई कंपोनेंट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कंपोनेंट होती है आपके पास। ये जो ग्राफ है बेटा आप इसे प्लॉट कर सकते हैं बाय परफॉर्मिंग द एक्सपेरिमेंट। आपके पास जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आएगा उसकी मदद से आप ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। आपको इस किस्म का अगर ग्राफ मिल रहा हो तो फिर आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि जो आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो असल में किसको फॉलो कर रहा है जी, जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहा है। इसी इक्वेशन 2 को आगे मैं यूज करूंगा इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। नाउ बच्चे हाफ लाइफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं। तो हाफ लाइफ क्या होती है आपको पता है, मैं पहले भी पिछले ऑर्डर्स में भी डिफाइन कर चुका हूँ। इट इज एक्चुअली द टाइम टेकन बाय अ रिएक्शन इन ऑर्डर टू रिड्यूस इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन टू एग्जैक्टली 1/2, ठीक है। एक रिएक्शन के अंदर जो इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/2 तक ले जाने के लिए जो टाइम पीरियड इस्तेमाल हो रहा है आपके पास वो क्या है, इस रिएक्शन का क्या है जी, हाफ लाइफ है या हाफ लाइफ स्पेन आपके पास। इक्वेशन 2 मैंने दोबारा से आपके लिए लिखी है, टी इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस ए नॉट, ठीक है। इसमें ए टी क्या है, एक्चुअली इट इज द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टिंग स्पीशीज आफ्टर टाइम टी, के इज द constant for zero order reaction, t is the time and a naught is the initial concentration of the reacting species, ठीक है बेटा। आप हाफ लाइफ की बात कर रहे हैं तो t को मैं रिप्लेस कर देता हूँ t 0.5 के साथ या t 1/2 के साथ अक्सर लिखा होता है। जिस वक्त हाफ लाइफ टाइम बेटा गुजरा होगा रिएक्शन में, तो मुझे बताएं जो आपके पास a t की वैल्यू है वो क्या होगी, इट इज व्हाट जी, इट इज व्हाट हाफ ऑफ व्हाट इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है। इस एटी को मैं क्या लेता हूँ, हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब हाफ बची हुई है और हाफ आपके पास जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन अभी है मौजूद है। तो आप एटी की जगह पे ए नॉट बाई 2 लिख सकते हैं आपके पास, ठीक है। हाफ ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन लिख सकते हैं क्योंकि आप हाफ लाइफ स्पेन निकालना चाह रहे हैं। तो एटी की जगह पे आपने लिखा ए नॉट बाई 2 इज इक्वल टू व्हाट, माइनस के टी प्लस ए नॉट अपनी जगह पर, ठीक है बेटे। ये प्लस हो रहा है नॉट, इस तरफ आगे क्या हो जाएगा जी, माइनस हो जाएगा। बाकी इसी तरह से माइनस के टी 0.5 या टी हाफ लाइफ। अच्छा अब आप देखें बेटा तो यहाँ पर आपके पास ये क्या है जी, ये 1 फुल है आपके पास और ये क्या है जी, हाफ है। तो हाफ में से आप 1 को निकालें तो आपके पास क्या बचे जी, -1/2 ए नॉट बच के आपके पास इक्वल्स टू व्हाट, माइनस के और t 0.5 है। अब इस इक्वेशन के दोनों तरफ आप माइनस के साइन को मल्टीप्लाई करें तो ये सारे क्या हो जाएंगे, प्लस हो गया आपके पास। t के लिए इक्वेशन को बनाएं तो आप देखें तो t इधर क्या हो रहा है जी, मल्टीप्लाई हो रहा है t, ठीक है, सॉरी t 0.5 जो है, t हाफ लाइफ जो है आपके पास वो k के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो इस k को अगर आप इस तरफ लेके जाए तो बेटा ये इधर जाए क्या हो जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो मैंने इसको डिवीजन में लिख दिया।
टी के लिए इक्वेशन क्या बनी, टी 0.5 इज इक्वल टू 1/2 के इंटू ए नॉट, ठीक है। ये सारी चीज बची क्या है आपके पास, ये कांस्टेंट है। इसे अगर आप छुपाएं तो इक्वालिटी चेंजेस टू प्रोपोर्शनैलिटी, तो जो टी हाफ लाइफ स्पैन है it is directly proportional to the initial concentration of the reacting species। अगर आप रिकॉल करें बेटा तो हाफ लाइफ जो स्पैन था आपके पास वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या था आपके पास, इट वाज इंडिपेंडेंट अपॉन द इनिशियल कंसंट्रेशन। सेकंड ऑर्डर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। पिछले लेक्चर्स में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है, फिर ग्राफ्स भी बनाए थे। इधर क्या है आपके पास, जो हाफ लाइफ स्पैन है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल कंसंट्रेशन, मतलब कि जितनी इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्टिंग स्पीशी की ज्यादा है उतना जो है आपके पास जो हाफ लाइफ का जो स्पेन है, जो पीरियड है, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा आपके पास, ज्यादा होगा। इसे मैं इस तरह से समझा देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल आपके पास जो एंजाइमेटिक जो आपके पास रिएक्शंस होते हैं वो भी अक्सर फॉलो करते हैं किसको जी, जीरो ऑर्डर को, ठीक है। तो एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए क्या होता है, एक्टिव साइट होती है एंजाइम की और अवेलेबिलिटी होती है सबस्ट्रेट की, ठीक है। अगर आपके पास एक्टिव साइट एंजाइम की जो है वो क्या हो जी, कम हो, ठीक है, और आपके पास जो सबस्ट्रेट है वो उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, आप जितनी आप ज्यादा करते जाएंगे इनिशियल कंसंट्रेशंस को, ठीक है बेटा, तो अवेलेबिलिटी ऑफ द साइट वेयर द रिएक्शन अकर्स या अवेलेबिलिटी ऑफ द कंडीशंस ड्यू टू विद द रिएक्शन अकर्स वो लिमिटिंग होती जाएगी आपके पास। तो आपका जो हाफ लाइफ स्पेन है वो क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। जो आप इनिशियल कंसंट्रेशन को ज्यादा करते जाएंगे, अवेलेबिलिटी ऑफ एक्टिव साइट, अवेलेबिलिटी ऑफ सरफेस of the catalyst या availability of condition at which the reaction occurs वो लिमिटिंग होती जाएगी, क्योंकि आपने क्या किया जी, इनिशियल कंसंट्रेशन को ज्यादा किया है। तो हाफ लाइफ स्पेन का मैग्नीट्यूड भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है बेटे। अब अगर आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू गेट आइडिया अबाउट द रिएक्शन जो आप एक्सपेरिमेंटली जिसको आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये था आपके पास बेटा अबाउट द जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स।